आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुगल रूल के बाद इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के टाइम हुआ। भारत में ब्रिटिश रूल की शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी ईयर 1757 के बाद मानी जाती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अलग अलग रीजन्स पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। ब्रिटिश रूल का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया की इकोनॉमी का यूज़ ब्रिटेन की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए करना था। उन्होंने भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन किया। दूसरे शब्दों में इंडिया को ब्रिटेन के लिए एक फीडर इकोनॉमी की तरह इस्तेमाल किया गया। लगभग 200 ईयर्स के ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया को फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन तब तक देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अगर हम ब्रिटिश रूल से पहले के इंडिया की कंडीशन को देखें तो उसे तीन मेजर पॉइंट से समझ सकते हैं। फर्स्ट, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि ये एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी मानी जाती थी। दूसरा, इंडिया शुरू से ही एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर था, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। उस समय लगभग टू थर्ड पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। तीसरा, इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। यहाँ के कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, प्रेशियस स्टोन्स तथा अन्य हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी डिमांड थी। उस समय ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आज की तरह डेवलप नहीं थी। फिर भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुके थे। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या पोजीशन थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उस समय इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी था, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर कई मेजर प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हम समझ लेते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिश रूल के दौरान डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स लागू किए गए। इसमें सबसे मेन था जमींदारी सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग जमींदार किसानों से लैंड रेवेन्यू लगान कलेक्ट करते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि उस टाइम क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी हुई है या नहीं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव केवल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था। सेकेंड इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मीनिंग है ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना जिनका एम सेल्फ कंजप्शन नहीं बल्कि मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करना हो। ब्रिटिश रूल के टाइम फार्मर्स को कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए इनकरेज किया जाता था या फिर कई बार मजबूर भी किया जाता था, लेकिन इससे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुई। कई बार फार्मर्स कैश क्रॉप उगाने में इतने बिजी हो जाते थे कि अपने और अपने परिवार के लिए सफिशिएंट फूड क्रॉप नहीं ग्रो कर पाते। ब्रिटिशर्स ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था। इसके अलावा जमींदार का फोकस फार्मर की वेलफेयर पर नहीं था, उन्हें केवल समय पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने से मतलब था। फार्मर की प्रॉब्लम्स, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या फार्मिंग डिफिकल्टीज से उनका कोई भी कंसर्न नहीं होता था। थर्ड इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस समय फार्मर्स के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड थी और फर्टिलाइज़र का यूज़ भी बहुत कम होता था। इसलिए फार्मर्स अपनी लैंड से हायर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ इरिगेशन के लिए ज़्यादातर रेनफॉल पे ही डिपेंडेंस रखी जाती थी। इसके साथ ही कल्टीवेटर्स के पास एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने का कोई स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव भी नहीं था। उन्हें ना तो ज़मींदार की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता था और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए फार्मिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट करने की भी कोई विशेष कोशिश नहीं की जाती थी। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था लैक ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज। फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स नहीं जानते थे, जबकि दुनिया के कई देशों में एग्रीकल्चर लगातार मॉडर्न और एफिशिएंट बन रहा था। इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड्स का ही यूज़ किया जा रहा था। इन सभी रीज़न की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लगातार लो बनी रही। फोर्थ इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका मेन रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडिया की एग्रीकल्चर को डेवलप करना नहीं बल्कि यहाँ से मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स लेकर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना था। इसी वजह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया गया। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम, इरिगेशन फैसिलिटीज, डैम्स और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट एरियाज में सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अगर इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती तो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों में इम्प्रूवमेंट भी हो सकता था। इसके अलावा उस समय एक शेयर क्रॉपिंग सिस्टम भी काफ़ी कॉमन हुआ करता था।
ये सारे जो रीजंस हैं उसी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर लंबे समय तक बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड बना रहा। अब हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम और शेयर क्रॉपिंग को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जमींदारी सिस्टम, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव लैंड रेवेन्यू, जो कि है लगान, कलेक्ट करना था। शायद आप लोगों ने ये पहले भी सुन रखा होगा। इस सिस्टम में जमींदार को लैंड ओनर माना जाता था और उन्हें फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया गया था। यानी जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में मिडिल मैन की तरह काम करते थे। लेकिन इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का ही होता था। जमींदार किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर उसका एक हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। इसलिए पूरे सिस्टम का फाइनेंशियल बर्डन आखिरकार फार्मर्स पर ही आ जाता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फार्मर्स धीरे धीरे इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से कमज़ोर होते गए। जमींदार को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि उस साल क्रॉप अच्छी हुई है या खराब। उनका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, हर सिचुएशन में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से भी प्रेशर होता था। अब बात करते हैं शेयर क्रॉपिंग पैटर्न की। शेयर क्रॉपिंग एग्रीकल्चर की एक ऐसी सिस्टम है जिसमें लैंड ओनर अपनी लैंड किसी टेनेंट फार्मर या स्मॉल कल्टीवेटर को खेती करने के लिए दे देता है। खेती करने की पूरी मेहनत टेनेंट फार्मर करता है, लेकिन जब क्रॉप तैयार होती है तो प्रोड्यूस का एक फिक्स्ड हिस्सा टेनेंट फार्मर अपने पास रखता है, जबकि बाकी हिस्सा लैंड ओनर को देना पड़ता है। इस सिस्टम में फार्मर अपनी खुद की लैंड पर खेती नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे की लैंड पर काम करता है और बदले में अपनी प्रोड्यूस का एक हिस्सा लैंड ओनर को देता है। इसी कारण ऐसे फार्मर्स के पास एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने या मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाने की मोटिवेशन बहुत कम होती थी, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का पूरा बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से हमें समझना होगा कि जो फार्मर्स थे हमारे उस टाइम के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा था। और किसी भी तरीके से आज जो हम देख रहे हैं अपने फार्मर्स की स्थिति, वो पहले से तो बहुत बेहतर है, बेहतरीन तो नहीं कह सकते। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947 के समय इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। जैसा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन देखी, उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट उस समय पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा था। कहीं ये फास्ट स्पीड से हो रहा था तो कहीं स्लो। इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन इसकी स्पीड भी बहुत कम थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स इंडियन रॉ मटेरियल को चीप प्राइस पर लेकर ब्रिटेन भेज देते थे और वहाँ के फिनिश गुड्स यहाँ हाई प्राइस पर सेल करते थे। लेट्स सी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी। फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का लगातार डाउनफॉल हुआ। पहले इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में डिमांड किया जाता था, लेकिन जब ब्रिटेन से बनी मशीनों से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो वहाँ बने मशीन मेड गुड्स इंडियन मार्केट में आने लगे। इंडियन क्राफ्ट्समैन के हाथों से बने हुए प्रोडक्ट्स इन मशीन से बने हुए प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाए और एट द एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की मांग कम हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राफ्ट्समैन को अपना काम छोड़कर एग्रीकल्चर में शामिल होना पड़ा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज होती हैं जो मशीनरी और ऐसे इक्विपमेंट बनाती हैं जिनका यूज़ हम आगे चल के दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में करते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया इंडस्ट्रियली सेल्फ डिपेंडेंट बने। अगर उन इंडिया खुद मशीनरी और प्रोडक्शन इक्विपमेंट बनाने लगता, तो उसे ब्रिटेन पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी। थर्ड इज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। उस समय इंडियन इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड थी। इंडस्ट्रीज कम थी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और मॉडर्न इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसलिए नेशनल इनकम में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था और इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होता था। फोर्थ इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ब्रिटिश रूल के टाइम पब्लिक सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसका मेन पर्पस इंडिया या इंडियंस का डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ब्रिटेन का टोटली बेनिफिट था। जैसे रेलवेज का एक्सपेंशन इसलिए किया गया ताकि इंडिया के रॉ मटेरियल्स आसानी से पोर्ट्स तक पहुंचाकर ब्रिटेन भेजे जा सकें। इसी तरह पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर जनरेशन का डेवलपमेंट भी मेनली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और उनके ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए किया गया, न कि इंडियन पीपल या इंडियन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए।
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह कई प्रॉब्लम से घिरा हुआ था और ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण उसका डेवलपमेंट लिमिटेड था। होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।